मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार जी मेरे साथ मौजूद है, तो वहीं रूही खान जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। आज मंत्रिमंडल 3.0 देखने को मिलेगा, मोदी 3.0 देखने को मिलेगा। किन किन नामों की चर्चा चल रही है, हम आपको टीवी 100 के माध्यम से आपको बता रहे हैं। रूही जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रखूंगा कि मंत्रिमंडल जब आज विस्तार होना है, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंदर किन किन नामों की चर्चा चल रही है? जय टम्टा की बात हो रही है, तमाम वो बड़े बड़े नेताओं की बात हो रही है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तराखंड से किसके नाम की चर्चा आप देख रहे हैं? देखिए, जब नतीजे आए सामने तो देखा गया कि कुछ ऐसे नाम थे जिनको मंत्रिमंडल के अंदर लाया जा सकता था। सबसे पहला नाम अनिल बलूनी का आ रहा था सामने, लेकिन अब अनिल बलूनी का मुझे लगता है कि बिल्कुल नाम क्लियर हो चुका है। कहीं से कहीं तक अनिल बलूनी अब मंत्रिमंडल के अंदर नहीं आने वाले। अजय टम्टा की हम बात करते हैं। अजय टम्टा अल्मोड़ा से सांसद हैं और वो एक बार के सांसद नहीं रहे, वो 2009 में भी सांसद थे, वो 2012 के भी सांसद रहे, 2014, 19 और अब 24। तो अगर प्रोफाइल देखें रोहित, तो अजय टम्टा की प्रोफाइल के हिसाब से उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे थे और अजय टम्टा भी केंद्रीय राज्य मंत्री बहुत पहले रहे थे, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे उस समय। अब कौन सा मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी रोहित। आपने बताया कि उत्तराखंड के अंदर किन किन नामों की चर्चा है, लेकिन इन उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत लेकर सामने आई है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा अच्छे खासे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर लिए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। मेरे साथ राजीव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन यहां पर उभर कर सामने आया, समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा यहां पर प्रोग्रेस की है पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वहीं कांग्रेस भी अच्छी खासी नजर आई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बार उत्तर प्रदेश से किन किन बड़े नामों की चर्चा इस वक्त देखी जा सकती है? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो कई सहयोगी दल हैं बीजेपी के जिनको की साधना होगा। खास कर बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो उनके नाम की चर्चा चल रही है कि वो होंगे। जयंत चौधरी की बात कर ले तो उनके नाम की चर्चा चल रही है। आपको पता है कि राजनाथ सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो भी गलतियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 2 मामले हैं। जैसा कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी उतना कर नहीं पाई, एनडीए गठबंधन नहीं कर पाई। तो उसके पीछे 2 कारण था। एक तो था कि कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन की जो नेता है, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। उनको ये लग रहा था कि मोदी के नाम पे सब कुछ संभव है, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत वो समझ नहीं पाए थे। इसका कि खामियाजा भुगतना पड़ा एनडीए को भी और बीजेपी को भी, वहाँ पर सीटों में काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो आपको पता है कि मोदी हमेशा चौंकाते हैं, अपने जो फैसले लेते हैं उसे चौंकाते हैं। अब मोदी 3.0 में भी जो मामले होंगे वो चौंकाने वाले ही होंगे। ये जो संभावित सारे नाम जो चल रहे हैं आज के डेट में, इसमें कुछ तो कंफर्म नाम है कि जैसे कि आप बात कर ले, राजनाथ सिंह की बात कर ले, अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले, और कई ऐसे एसपी सिंह बघेल के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच में आपको जरूर ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मोदी चौंकाते हैं और किसको मंत्रिमंडल में लाते हैं, क्योंकि मोदी जी को ये जरूर समझना पड़ेगा, ये मोदी ये समझ रहे हैं कि महिलाओं को जगह देनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी कोटे से महिलाएं कौन कौन सी इस मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं और किस तरीके से इस पूरे मोदी 3.0 को चलाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी को इस बार जो सहयोगी दल हैं उनका साथ चाहिए और सहयोगी दलों का समर्थन भी चाहिए। लेकिन 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि जो सीसीएस की जो मंत्रालय आते हैं, बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, ये मंत्रालय वो अपने सहयोग को नहीं देने जा रही है। वो मंत्रालय अपने पास रखेंगे वो, और उनके जो मंत्री बनेंगे वो बीजेपी कोटे से ही बनेंगे। राजीव जी, आपने अभी सारी जो चीजें बताई, इसके अंदर एक सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह चुकी है कि हम किसी भी दल की गैर जरूरी मांग को पूरा नहीं करेंगे, कोई मंत्रालय ऐसा नहीं दिया जाएगा जो कि गैर जरूरी हो, और वो उस कोटे को भी ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमने देखा इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरह से हमने देखा, क्षेत्रीय दलों की काफी मांग रही है, क्षेत्रीय दलों ने काफी यहां पर योगदान दिखाया है। क्षेत्रीय दलों को लेकर कुछ स्पेशल यहां पर अलॉटमेंट हो सकती है कि क्षेत्रीय दलों से बड़े बड़े जो मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं, या फिर बराबर का यहां पर बंटवारा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप पूरे गठबंधन को देखें, अगर हम बात करें टीडीपी की, टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। आप याद करिए 2014 में टीडीपी एनडीए में थी, 19 से पहले वो अलग हो जाती है।
वहां उनकी सत्ता चली जाती है, उनके पास सांसदों की संख्या काफी कम हो जाती है और वाईएसआर कांग्रेस वहां सत्ता में आती है। 2024 में फिर से एनडीए के साथ गठबंधन होता है टीडीपी का और वहां पे राज्य में सत्ता में आती है और यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन होता है, 16 सीट जीत के आते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे जो चल रहा है, जो स्थितियां हैं, ये बात चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं कि अगर वो एनडीए गठबंधन में बने रहते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है एनडीए गठबंधन, ना कि इंडिया गठबंधन। वहां पे उनके लिए कोई ज्यादा स्कोप है नहीं। तो इसलिए शुरुआती दौर में बीजेपी को कोशिश करनी पड़ेगी, खास करके प्रधानमंत्री को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको विश्वास में रखा जाए। डिमांड्स होना अलग बात है, आप क्या मंत्रालय देते हो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अब सबसे पहले उनको आप पे विश्वास और आपको उन पे विश्वास हो, ये कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से। और आपने देखा होगा कि जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसके बाद शाम में बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पे, जहां के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्हें बुलाया गया, उनके जो नेता हैं उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा गया कि आपको कौन कौन से मंत्रालय चाहिए, उनकी सारी बात सुनी गई। उसके बाद बीजेपी आला कमान ने उसका फैसला लिया, फिर उनको राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। रामराजी जी यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। हम वो चर्चा कर रहे हैं रामराजी जी आज जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उन चर्चाओं को यहाँ पर आज हम कर रहे हैं। किस किस के नाम की चर्चा हो रही है? मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रूही खान जी मेरे साथ जुड़ी है और आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज वो चर्चा हम कर रहे हैं। आपसे एक सवाल यहाँ पर यह लेना चाहेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर हमने देखा है आज आपकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस मंत्रिमंडल के अंदर हमने देखा क्षेत्रीय दलों का अच्छा खासा बोलबाला है, इस बार उनका योगदान काफी ज्यादा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी या एनडीए गठबंधन के अंदर क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी बराबर का बंटवारा करने वाली है? देखो, आज हमारे लिए बहुत खुशी का समय है। पूरा देश आज खुशी मना रहा है क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात भी है। और मोदी जी ने विदेश में हमारा डंका बजाया है। कई इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हुए हैं जो हमने सपने में भी नहीं पता था, भाई ये काम भी हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दी गई है। भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या धाम में हो गया है। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। विदेश में हमारा डंका बजा है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री जी विपक्षों का भी बहुत सम्मान करते हैं और सहयोगी दलों का बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ सहयोगी दलों को भी पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। उनके यहाँ से भी मंत्रिमंडल में सदस्य लिए जा रहे हैं और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और आगे फिर हमारी सरकार आएगी, क्योंकि हमने सिद्ध किया है, ऐसे ऐसे काम किए हैं। जैसे मैंने बताया 5 लाख तक का इलाज भी फ्री हो गया है। और हरियाणा में भी बहुत ऐसे काम हुए डबल इंजन की सरकार ने जो कभी संभव नहीं था। हरियाणा में भी ये काम होंगे। जैसे 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था किसी घर का बच्चा, आज उस घर का बच्चा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, आज क्या नाम है मजदूर का बेटा, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। हमारे नए मुख्यमंत्री जी भी युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उनका बहुत भारी वेलकम हुआ है। हर जगह युवा शक्ति उनका भीड़ उमड़ जाती है उनका वेलकम करने के लिए। और मैं समझता हूं और 56 साल में ओबीसी समाज को मौका मिला है। ये बीजेपी में संभव है जो सबको एक दृष्टि से देखती है। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है बीजेपी में। एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बीजेपी में संभव है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये बीजेपी में संभव है। मोदी जी विपक्ष का भी सम्मान करते हैं और हमारे सहयोगी दलों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। ये सारे सहयोगी दल हमारा परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया मौका और आ ही नहीं सकता। राम जी, आपने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर हमने अच्छे खासे काम किए, योजनाओं के बारे में आपने बताया, नायब सैनी के बारे में आपने बताया, लेकिन चूक कहां हो गई? क्योंकि हरियाणा के अंदर तो हमने देखा कि काफी सीटें आप हार चुके हैं। 10 सीटें आप पिछली बार जीते थे, इस बार तो 5 सीटें आपके खाते में आई हैं। देखो, एक सीट हम बहुत कम मार्जिन से लूज किए हैं, सोनीपत वाली 20-21 हजार से। और इस पर हम चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। और कई जगह पे ऐसा है भाई, कहीं पे धांधली भी हुई है, हमारे को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं, तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, हम क्या नाम है, ये कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर हैं। तो कई जगह इनकी काट की हंडी चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जैसे इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है,
जो नीचे तक इन्होंने एक गरीब तबके में एक अफवाह फैला दी, वह आरक्षण तोड़ा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। बताओ कौन संविधान बदल रहा है? ये झूठ का पुलंदा था। और आरक्षण मोदी जी ने खुद कहा है, भाई जब तक मैं जीवित हूँ किसी की हिम्मत नहीं दुनिया में किसी का जो हमारे यहाँ से आरक्षण खत्म कर दे। तो ये कई चीजें ऐसी थी भाई जो अफवाह फैला दी और वो अपने उसमें कामयाब रहे। काट की हंडी चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आगे तो देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और आगे रहेगा। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे, हमारे लिए गौरव की बात है। हरियाणा में भी दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में भी। मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है। और जन जन के चेते हैं, उन्होंने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ और ये मुख्यमंत्री का रेजिडेंस भी आपका है। आप किसी टाइम आइए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। वो जन जन के चेते हैं और 36 बरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। भारी भरकम वेलकम उनका हो रहा है। कह रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं तो चूक तो हुई आपसे कि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए या आप लोग को ये लग रहा था कि जमीन पे जो कुछ चल रहा है उसको एसेस करने में कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हो गई है। हाँ, मानते चूक हुई है। उसका मैं क्या नाम है, मंथन बैठक करेंगे, चिंतन बैठक करेंगे और उसको दूर करेंगे। आगे और ज्यादा ताकत से हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और थोड़ा बहुत कमी रहेगी। तो आपने सही कहा, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो गठबंधन किया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अब गठबंधन वो टूट गया विधानसभा चुनाव के लिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन नहीं चलेगा इनका दोनों का, तो क्या गठबंधन से भी कुछ घाटा हुआ क्या बीजेपी को? देखो, हम तो पहले से कहते रहे गठबंधन नहीं है, लठबंधन है, लठबंधन। उनका पहले लठ बज रहा था, अब चुनाव के बाद में लठ बज गया। दिल्ली में उनका समझौता नहीं था, वहां पे पंजाब में उनका समझौता नहीं था। केजरीवाल जी झूठ बोलने में माहिर हैं। अगर कोई माहिरता हासिल है तो केजरीवाल को झूठ बोलने में। वहाँ पंजाब में जाकर कहते हैं हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में शोर मचाते हैं हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे हरियाणा पानी कहाँ से लाएगा? और फिर प्रचार करते हैं हरियाणा का लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल, चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब से हमारा हिस्सा दिला दे, SYL का पानी दिलवा दे। तो ये तो मैं समझता हूँ लठबंधन था, लठ बज गया, अपना आप इनका टूट गया है। पर हम बात करेंगे, उन पर आएंगे, रामनूर जी हम उसके पास आएंगे। लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब आप समीक्षा बैठक करेंगे, उसका परिणाम जब आप अगले लोकसभा चुनाव होंगे तब तक देख पाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उस पर भी आप तैयारी करेंगे। मैं आपका रुख करूंगा, इस वक्त मैं रोहित जी के पास चलता हूं। मैं आपका रुख करता हूं, मैं रोहित जी के पास इस वक्त चलता हूं। उत्तराखंड की बात कर रहे थे हम। उत्तराखंड के अंदर हमने देखा 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की जीत हासिल कर चुकी है। इस बार 5 लोकसभा सीटों पर क्या लगता है कितने यहां पर मंत्री पद जो है वो उत्तराखंड की तरफ आ सकते हैं? क्या नंबर वो लगते हैं आपको? देखिए रोहित, अगर कोई हम अनुमान लगाएं तो उत्तराखंड से एक ही मंत्री पद इस बार केंद्र में मिलेगी। क्योंकि अगर हम बीजेपी की रणनीति देखें या उनकी सोच देखें, जो रणनीति वो बनाते हैं कभी हम लोगों का अनुमान उस पर सही नहीं बैठ पाता। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अनिल बलूनी आएंगे, हमने और भी नाम अपने मन में रखे, शायद हो सकता है कि अजय भट्ट को भी ये लोग रिपीट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मानती हूं कि जो नरेंद्र मोदी की सोच है एक चाणक्य वाली सोच है। आगे क्या होने वाला है, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए क्या और अच्छी रणनीति बना रखी हैं, तो वो ऑन द स्पॉट देखने के लिए मिलती हैं। ये नहीं कि हम सोच के बैठ गए हैं कि हमने अपना खुद का एक विजन बना लिया है कि नहीं आगे ऐसे होगा, लेकिन रोहित ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने अभी देखा राजीव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की चूक हुई। मानते हैं इस बात को कि कहीं गलतियां हुई होंगी इस पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे के लिए कोई रणनीति नहीं बना रखी होगी, या आगे के लिए क्या फैसला उत्तर प्रदेश के लिए क्या सही होने वाला है या हरियाणा के लिए क्या सही होने वाला है, जहां सीटें कम देखी गई हैं। इस बार अखिलेश यादव जिस तरह की दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम इस बार सीटें ज्यादा लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मानते हैं इस बात को क्योंकि गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव ने वहां करी थी। आगे के चुनावों के जो नतीजे आएंगे या आगे के चुनावों की जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, मुझे लगता है उसको जड़ से मजबूत करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ये बैठक जब नतीजे आए थे उसी के अगले दिन ही बैठक शुरू हो गई थी कि किस तरह हमें कहां कमियां हमारी रह गई हैं। यहां तक कि खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को एक आदेश दिया था कि जाइए, जनता के बीच जाइए, उनकी समस्या सुनिए, आखिर कहां चुक उन मंत्रियों से भी रह गई है। तो ये एक काम दिया गया और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे जो जहां चुक हुई है रोहित,
वो चूक भी मतलब ठीक कर लेंगे उसको। लंबे समय से कवर भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी मोदी के भरोसे रह गई। बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने जमीन पे काम करने के बजाय ये सोचते रहे कि मोदी जी के नाम पे वो चुनाव जीत के आ जाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात हुई कि आप भी जिक्र कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो गठबंधन की जो नीति थी उन्होंने 3 स्पष्ट चीज कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, अगर 370 से ज्यादा और 400 से ज्यादा का सीटें इनके पास आते संविधान ये बदल देंगे। दूसरा बेरोजगारी एक अहम मुद्दा था और तीसरा बेरोजगारी एक मुद्दा था। इन तमाम जो मुद्दे थे और जो महंगाई बढ़ रही थी, इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव एग्रेसिव कैंपेन किए, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी काट नहीं कर पाई। लगता है कि हमेशा सभी दल और सभी पार्टियां चुनावों में खड़ी होती हैं, लेकिन इस बार बसपा का कोई चुनावी वाला माहौल देखने के लिए नहीं मिला। तो हो सकता है कि कुछ वहां की टिकट कट के सपा की झोली में आ गई है, हम इस बात को मान सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो मोदी सरकार से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे। फिर भी राजीव जी, मुझे लगता है कि इतनी नाराजगी के बाद भी और इतनी जो चुनौतियां सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही थी, उनका सामना करा और बहुत अच्छे से सामना करा। ये रिकॉर्ड है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी है या नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि तीसरी बार वो आज शपथ लेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आगे के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला कि उनकी चाणक्य वाली सोच है, तो उनकी रणनीति आगे भी राजीव जी बड़ी मजबूत देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल रोहित जी, अब रुक करेंगे रामराजी जी का, जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हमारे पास साथ मौजूद है। रामराजी जी, जिस तरह की हमने बातचीत की यहाँ पर, आपने देखा किस तरह से हम आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें, अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। क्या रणनीति रहने वाली है अब आगे? क्योंकि हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा भी की और अपने प्रतिनिधियों को भेजा भी कि लोगों से बातचीत करो, जैसा रोहित जी ने बताया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जिसका दावा तो हर कोई ठोक रहा था कि ये तो बीजेपी की सीट है। वो और कोई नहीं, अयोध्या की सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट है, जहां पर राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठा था, विपक्ष ने आपके ऊपर इतने सवाल उठाए थे। वो सीट हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी हार है? देखो, मैंने आपको पहले बताया भाई, कांग्रेस वालों ने काट के अंडी चढ़ा दी, वो चढ़ गई उनकी, आगे चढ़ने वाली नहीं है। उन्होंने एक प्रचार प्रसार कर दिया, और वो भी खासकर एससी-बीसी समाज में, भाई संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और वो इस चीज में कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ भाई ये भी एक कारण रहा है, और भी कई चूक हुई है, उसको हम ठीक करेंगे और आगे भी ऐसा ना हो, इसके लिए भी हम ये सुनिश्चित करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे लिए सत्ता विरोधी लहर नहीं थी आज तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी ऐसे विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस 10 साल रही, उसके बाद में सत्ता विरोधी लहर चली, कांग्रेस स्थाप होगी। इसके बावजूद भी हमारा 10 साल सरकार रही, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये ऐसे व्यक्ति हैं दूसरे जिन्होंने ये मौका मिला है, ऐसी महान आत्मा है, महापुरुष हैं जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। मैं देश की जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूं और देवतुल्य जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इनको मौका दिया। और छोटी मोटी तो आप अब समीक्षा करेंगे, जो सीटें आपने हारी हैं या फिर जो भी कमियां रही उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अगर आपसे हम जानना चाहें, आपके नजर में हरियाणा से वो कौन कौन से लोग संभावित मंत्री की सूची में हो सकते हैं? हम आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर का जो नाम है वो आगे चल रहा है। क्या आपके पास और कुछ जानकारी है कि आप साझा कर सकते हो कि कौन कौन से नाम चल रहे हैं संभावित मंत्रिमंडल में जो शामिल हो सकते हैं? ऐसा है, मनोहर लाल जी हैं और राव इंद्रजीत जी हैं और कृष्णपाल गुर्जर का भी मैं समझता हूँ शायद उनका नाम भी चल रहा है। पिछली बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट, यहां पर हमने देखा उनकी हार को बहुत ज्यादा क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो जीत गए। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से है और उनको फिर से एक बार अगर मंत्रिमंडल के अंदर लाया जाता है तो गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा यही सवाल पहले उठे थे कि जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो सवाल यही थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र में लाना चाहती है। क्या ये पहले से फिक्स था? देखो, मनोहर लाल जी ने, पहले तो मैं आपको बताऊं, बार बार ये कह रहे हैं भाई हटा दिया उनको। बदलाव एक प्रकृति का नियम है और वो संगठन कौशल है, संगठन में बड़ा अनुभव है उनका, आदरणीय मनोहर लाल जी का। और उन्होंने हरियाणा में भी ऐसे ऐसे काम किए हैं जो संभव नहीं था।
जैसे उन्होंने हरियाणा में भर्तियां किस आधार पर होती थी, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपनी जाति का, भाई भतीजावाद, परिवार क्षेत्रवाद, इस आधार पर भर्तियां करता था सरकारी नौकरियों में। उन्होंने उस प्रथा को तोड़ा और उन्होंने मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। मैं समझता हूँ अपने आप में गौरव की बात है। वो संगठन कौशल है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई कोई युवा को आगे आना चाहिए, युवा शक्ति को, और पार्टी मेरे को और कोई जिम्मेवारी सौंपे तो वो जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। जो उनके अनुभव को देखते हुए, उनके संगठन कौशल को देखते हुए, तो आज वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा की जनता खुशी मना रही है और मैं समझता हूँ केंद्र में और अच्छा काम करेंगे। हरियाणा में भी उन्होंने काम किया है, उनके अनुभव का निश्चित रूप से पूरे देश को फायदा होगा और आज वो राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नवीन जिंदल का क्या होगा। नवीन जिंदल तो कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आए थे, उनका तो फर्ज बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया, कुरुक्षेत्र जीत कर लाए। देखो सीट तो हमारे 5 MP हैं टोटल। ये 5 को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? तो किसी न किसी को तो और संगठन में और कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। भाई पहले भी तो हमारे 10 थे। तो मैं समझता हूँ सबको ऐसा नहीं होता मैं सारे के सारे मंत्री बना दिया जाए। सहयोगी दल भी हैं उनमें, हमारे और सीनियर नेता भी हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। और मनोहर लाल जी ने तो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर में बहुत अच्छा काम किया है, तो केंद्र में भी उनका अनुभव साझा करेंगे तो केंद्र में भी उनका क्या नाम है बहुत फायदा होगा। आज पूरे देश की जनता को फायदा होगा उनका, क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो पूरे देश का होता है। तो मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी का केंद्र में जाना हरियाणा को तो फायदा होगा, पूरे देश की जनता के लिए फायदा होगा। और मैं उनको इस बारे में बधाई भी देता हूँ। जो जितने केंद्र में मंत्री बनने हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमारे प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारे देश की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य। लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हरियाणा के अंदर। जिस तरह की हार आपने देखी है हरियाणा के अंदर, आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? उस खामियाजा जो हमने देखा कि जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उस नुकसान की आपूर्ति कैसे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? क्या रणनीति है आपके पास? वो हमने पता कर लिया है कहाँ खामियां रह गई हैं और भी हम चिंतन बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जा रहे हैं और जो नेता चुनाव लूज कर गए हैं उनसे भी हमने क्या नाम है चिंतन बैठक करी है। हमने पता लगा लिया कहाँ खामियां रहेगी और कांग्रेस ने कहाँ गड़बड़ी करी है। कांग्रेस ने भी आपके पास आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं राहुल वर्मा। राहुल जी, अगर आपसे समझना चाहें कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी जो दिशा और दशा है वो किस ओर जा रही है? बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम बीजेपी ने उठाया, उसका राजनीतिक रूप से लाभ भी मिला। आरएलडी बीजेपी के साथ है और 2 सीटें आरएलडी जीतकर यूपी में आई है। अब जयंत चौधरी क्या मंत्रिमंडल में जगह बना पाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल का नाम चल रहा है, क्योंकि एक सीट हालांकि उनके पास है लेकिन वो भी मंत्री की रेस में आगे चल रही हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि जितिन प्रसाद जो योगी कैबिनेट में मंत्री थे, उसके बाद उनको पीलीभीत से, जहां पे वरुण गांधी 2019 में सांसद थे, उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। उन्होंने बड़े अंतर से पीलीभीत भी जीत दर्ज की है। तो अब देखना है कि यूपी से किसको भागीदारी मिलती है मोदी कैबिनेट में, कम से कम आज, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ कितने कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे और उत्तर प्रदेश से कौन से चेहरे ऐसे हैं जिस पर न सिर्फ पार्टी को भरोसा है बल्कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने में भी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। अब सबकी नजरें टिकी हैं कि कौन ऐसे चेहरे होंगे यूपी के अंदर, क्योंकि सहयोगियों की अगर बात करें तो बीजेपी क्या आरएलडी के जयंत चौधरी या फिर आरएलडी के दूसरे किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है, इसको लेकर कई तरह की अटकलें, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर जैसा मैंने कहा कि अनुप्रिया पटेल का लगभग मंत्री बनना तय है, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट बीजेपी को आया नहीं। 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी और 33 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई। कई बड़े चेहरे बीजेपी के जो है इस चुनाव में हार का सामना जिनको करना पड़ा है, जिसमें मेनका गांधी हो या फिर स्मृति ईरानी
जैसे चेहरे, या फिर जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की, संजीव बालियान जो किसान के नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा था, वो भी इस चुनाव में अपनी सीट नहीं जीत पाए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी न सिर्फ जातिगत समीकरण को साधेगी, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण के गणित को भी बीजेपी भली भांति समझ रही है। और जिस तरह से चुनाव में जो हार मिली और उसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो समीक्षाएं की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री ने भी निश्चित तौर पर हार के बाद मंथन चिंतन किया, तो योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने मंत्रियों के साथ, सहयोगियों के साथ इस आकलन में जुटे हैं कि आखिर हार के पीछे मेन वजह क्या रही। और क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परिणामों के बाद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ बैठकें की और कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो जुड़ी योजनाएं हैं, ना सिर्फ उनको गति देने की बात कही, बल्कि जल्दी से जल्दी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचे, उसको भी सुनिश्चित करने की बात कही है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7:15 बजे कैबिनेट खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, जिस तरह का समीकरण बना है, कम सीटें इस बार आई है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति सीधी सीधी केंद्र की तरफ रुझान रखती है। केंद्र के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस बार क्या लगता है, मंत्रिमंडल जब विस्तार होना है तो उत्तर प्रदेश को उसी तरह से रखा जाएगा जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में सोचा था, या फिर इस बार कम ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ मंत्रिमंडल का रहने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति है और जो राजनीतिक लिहाज से जिस तरह उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, उसकी किसी भी तरीके से उपेक्षा नहीं होगी बीजेपी के नेतृत्व की ओर से, ये साफ दिखता है। क्योंकि भले ही सीटें कम आई हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की अहमियत को न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की भूमिका जिस तरह से 2014, 2019 और 2024 में भी, हालांकि बीजेपी के जो आकलन, जो गणित थी और जो तमाम एग्जिट पोल थे कि 60 से ऊपर बीजेपी जीतेगी, भले वो ना कर पाए हों, लेकिन 33 लोकसभा की महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी यहाँ से जीती है। और बीजेपी के राजनीति केंद्र में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी रहेगा। अब बीजेपी कितनी भागीदारी बतौर मंत्री के तौर पर यहाँ के नेताओं को मिलेगी, इस पर जरूर अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बड़े चेहरे को लेकर ये कयास लग रहे हैं कि इस बार उनको मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि सहयोगियों में जैसे संजय निषाद, रामअचल राजभर जैसे नेता जो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ हमेशा मजबूती के साथ चुनाव में खड़े रहे। अब देखना है कि बीजेपी उनकी कैसे भागीदारी तय करती है। लेकिन निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे बीजेपी के हारे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी न सिर्फ उन हार की समीक्षाओं में जुटी है, बल्कि नए कैबिनेट मोदी 3 में बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो और जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को कैसे बेहतर तरीके से साधा जाए, इस पर बीजेपी की नज़रें टिकी होंगी। और जब शाम 7 बजे 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो सबकी नजरें उनके आसपास के लोगों, उनके आसपास के चेहरों पर टिकी होगी कि नरेंद्र मोदी किसके साथ, कौन से लोगों पर भरोसा व्यक्त करते हुए तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। जी, रामराजी जी से लेना चाहूंगा। रामराजी जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्या वो नाम सामने आ रहे हैं? आपको अगर जानकारी हो तो भारतीय जनता पार्टी किन नामों पर चर्चा कर सकती है? देखो, बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर बीजेपी काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को भी महत्वपूर्ण क्या नाम है प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। और बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जितिन प्रसाद जी हैं, और भी बहुत हैं, ये अनुप्रिया पटेल बहन जी हैं। तो काफी मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से भी कई मंत्री शामिल होने जा रहे हैं और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, टीवी 100 के साथ बातचीत करने के लिए। आपका फिर रुख किया जाएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तराखंड की राजनीति से, देश की राजनीति से। एक बार फिर आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो में। यहाँ पर मेरे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सवाल ये बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है समीकरण जो बदले, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने निराश तो किया है भारतीय जनता पार्टी को। खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव अभी वक्त है। अभी अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं मोदी 3.0 की, कि मोदी का राज तिलक आज होना है, तो
तो निश्चित रूप से बीजेपी समीक्षा करेगी, बीजेपी ये कोशिश करेगी कि आखिरकार चूक हुई तो हुई कहां से। चूक तो हुई है, ये तो बीजेपी मान के चल रही है। जिस तरह के ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि चूक हुई है, उसकी समीक्षा की जाएगी। और दूसरी जो बात है भीतरघात, आप देखिए कई ऐसे सांसद जो चुनाव हारे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भीतरघात हुआ है, उनको अपने लोगों ने हराया है, नहीं तो वो जीत जाते या मार्जिन बहुत ज्यादा होता। तो लेकिन इन तमाम जो चीजें हैं उसके बीच में यह है कि बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहेगी और बीजेपी ये चाहेगी किस तरीके से बीजेपी काम करे जिससे कि उन्हें बेहतर रिजल्ट मिल सके, उन्हें बेहतर रिजल्ट मिले। और जो तमाम जो नेता हैं उनकी अब कोशिश ये होगी कि उत्तर प्रदेश में फोकस किया जाए और आप जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उनको साथ में रखा जाए। और जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, राहुल भी जिक्र कर रहे थे कि अनुप्रिया पटेल हैं या फिर बाकी जो लोग हैं उनको किस तरीके से साधती है बीजेपी, तो निश्चित रूप से अनुप्रिया पटेल के पास भले ही एक सीट जीत के आई हो, लेकिन ये कन्फर्म माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा और वो मंत्री बनेंगी। और दूसरी तरीके से जो आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं उससे कहीं कैसा लग रहा है कि उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ चूक हो गई है, लेकिन इस चूक को बेहतर बनाना है, उसको अब सुधारना है, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और एक बार फिर से बीजेपी के लिए जो पटरी पे जो पूरी जो चीजें हैं उत्तर प्रदेश में उसको पटरी पे लाया जाए। मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप बड़े जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं और आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनकी समस्या भी सुनते हैं, कहाँ परेशानियां हैं और उनका हल कैसे सरकार निकाल रही है, ये सारी जानकारी आपको होती है। अब ऐसे में जब एनडीए की बैठकें दिल्ली में हो रही थी, सभी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा था सभी ने देखा कि बड़ा उदासी भरा चेहरा था जो उनको देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बावजूद भी खुद नरेंद्र मोदी ने उनको सराहना दिया। तो ये आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक इशारा है आने वाले चुनाव के लिए भी, और एक संदेश नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा या उनका काम सही नहीं रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी ने कोई इन विपक्षी नेताओं को एक इशारा दिया है? चलिए, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम राहुल जी से फिर जुड़ेंगे, लेकिन रोहित जी मैं एक बार आपका फिर रुख करना चाहूंगा। हमने देखा चिराग पासवान का अच्छा खासा इस बार वर्चस्व देखा जा रहा है इस चुनाव में, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा हुई है, तो चिराग पासवान का इस बार नाम शामिल हो सकता है मंत्रिमंडल के अंदर? की अगर हम बात करें, वो चर्चाओं में हमेशा से रहे, चाहे अपने पिताजी की वजह से वो इस सत्ता में बने रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बड़े करीब भी चिराग पासवान को देखा गया है, उन्होंने 5 सीट जीती हैं। अब आपने एक टीवी के माध्यम से एक तस्वीर भी आपने देखी होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की पीठ थपथपा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है कि वो अपनी चीजों के द्वारा लोगों को एक मैसेज दे देते हैं। तो ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, लेकिन कौन सा उनको मंत्रिमंडल मिलेगा ये तो शाम को जब शपथ ग्रहण होगी, जब सबको शपथ दिलाई जाएगी, वो तभी क्लियर हो पाएगा। रोहित जी बिल्कुल। रोहित जी, इस वक्त हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं राहुल जी से। राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की जो समस्या होती हैं वो भी सुनते हैं, और आपको ये जानकारी भी होती है कि कैसे सरकार इन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। अब जैसे में एनडीए की बैठक हुई थी, एनडीए की बैठक में सभी नेता और सभी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में एक तस्वीर देखने के लिए मिली थी राहुल जी के योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा मायूसी देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। और ये कोई एक इशारा है उत्तर प्रदेश के लिए या उन विपक्षी नेताओं के लिए जो बार बार ये उंगली उठा रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदल दे जाए? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए न सिर्फ एक मजबूत चेहरा है,
बल्कि 2017 के बाद से जिस तरह की राजनीति को नया रूप योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मिला है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, या फिर विकास के अलग अलग मापदंडों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में 2024 का परिणाम जरूर सुखद नहीं रहा योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर विरोधी हमला करते हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ को बदलने को लेकर कहीं कोई चर्चाएं तो नहीं है। तो साफ तौर पर हमने एनडीए की बैठक में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कंधे पर एक तरह से शाबाशी के तौर पर एक संकेत दिया कि योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी को अब भी भरोसा है। अब चूक कहाँ हुई, जैसा कि जो परिणाम बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में आए, तो सवाल यही है कि जो मंथन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किया जा रहा है, उसके पीछे यही आकलन की जा रही है कि क्या जनता का नब्ज भांपने में बीजेपी से चूक हुई, या फिर अंदरूनी गुटबाजी पार्टी के लिए एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आई, या फिर तीसरी बात, क्या जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने में बीजेपी से कहीं चूक हुई। तो तमाम कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर जब बैठकें का दौर लगातार चल रहा है और निश्चित तौर पर पार्टी इस पर गंभीर रूप से विचार कर रही है कि इस हार के पीछे की वजह क्या है। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए, और जिस तरह से 2022 के बाद 2017 के बाद 2022 में प्रचंड जीत योगी आदित्यनाथ ने हासिल कर दोबारा से यूपी की सत्ता पर काबिज हुए। ऐसे में ये अटकलें लगाना बहुत जल्दबाजी है कि योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर कहीं कोई चर्चाएं हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। जरूर क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण साधने में हो सकता है बीजेपी से चूक हुई हो, या फिर जनता के नब्ज को भांपने में कहीं ना कहीं अपोजिशन के जो तमाम वादे थे, चाहे महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात हो, या फिर रोजगार के अवसर, जो पेंडिंग रोजगार के अवसर है उनको खोलने की बात हो, ऐसे तमाम आपने सही जिक्र किया है कि जो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। लेकिन राहुल, अक्सर ये माना जाता है कि जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है, और अब अखिलेश यादव दिल्ली शिफ्ट होंगे, वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। और अब विपक्ष के जो नेता, जो संभावनाएं भी चल रही है, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक शिवपाल सिंह यादव वहां होंगे। तो क्या लगता है कि शिवपाल सिंह यादव से राज्य सरकार को डील करना, बीजेपी को डील करना और अखिलेश यादव से डील करना कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि शिवपाल यादव भी जमीनी नेता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो अटकलें, जो अब चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे, यानी साफ तौर पर अब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने शिवराज, हो सकता है कि यादव उनके जो चाचा हैं वो शिवपाल सिंह यादव जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां पेश करें। लेकिन शायद 37 सीटें जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मिली है, तो अखिलेश यादव को लगता है कि निश्चित तौर पर अगर हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें तो तीसरा बड़ा दल समाजवादी पार्टी बनकर देश में उभरा, जिसको 37 सीटें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य से, जहां बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 60+ सीटें आएंगी। तमाम एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे कि बीजेपी यहां से लीड करेगी, और योगी आदित्यनाथ की 7 साल का जो काम था बीजेपी को लगता था उसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीटें जीतती हैं तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। और अब अखिलेश यादव ने जिस तरह की रणनीति बनाई है कि अब लोकसभा में वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज करते दिखेंगे, और साफ तौर पर जो इंडिया गठबंधन के जो युवा नेता हैं उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे थे, अब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे थे। अब उनका ये कहना है कि विधानसभा में लोगों की, युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे। अब बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है राजनीति, क्योंकि देखें अगर अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है अब प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी के लिहाज से कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये देखना है। और शिवपाल सिंह यादव के पास क्या पूरा ताकत सही आपने कहा कि अब जब राजनीति करेंगे दिल्ली की तो देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है। एक पोस्टर अक्सर बिहार में चलता था कि नीतीश सबके हैं, इस तरह का एक पोस्टर कल हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अखिलेश सबके हैं। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? अखिलेश सबके हैं, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं कोशिश होती है आम जन को दिल को छूने की बात, मतलब दिल तक पहुंचाने की कोशिश होती है। और जिस तरह से मैंडेट मिला तमाम पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जब जो कहा जाता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा है, वहां पे कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी ने जिस तरह से आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को मात दी है, और तमाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में 37 सीटें जिस तरह से समाजवादी पार्टी जीत कर आई है, एक उत्साह है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और अखिलेश
अखिलेश सबके हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सीधा है कि अखिलेश ने न सिर्फ वोटरों के, युवाओं के, महिलाओं के दिलों में जगह बनाई है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। तो निश्चित तौर पर अब राजनीति, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। और जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में जहां हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के बाद उनके मृत्यु के बाद पहला बड़ा चुनाव अखिलेश यादव ने फेस किया और जहां पे उनकी रणनीति कहीं ना कहीं कारगर होती दिखी है, तो वहीं बिहार में चिराग पासवान 5 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा व्यक्त कर चिराग पासवान को यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को टिकट दिया और पांचों को पांचों चिराग पासवान अगर जीतते हैं तो वो भी दिखाते हैं कि युवा नेता के तौर पर कितना दबदबा बिहार के अंदर उनका है। हालांकि जरूर नीतीश कुमार फिर से 12 सीटें जीतकर बिहार में कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में है और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी भावना व्यक्त की, इससे कम से कम आने वाले कुछ समय तक इसका कयास बिल्कुल बेईमानी होगी कि नीतीश एनडीए का साथ छोड़ेंगे। यानी एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जो तीसरी बार शपथ लेगा। और आप देखिए 10 साल के शासन के बाद अगर कोई पार्टी चुनाव में जाए और सबसे बड़े दल के रूप में 240 सीटें जीत कर आए तो ये भी नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ी बात का जिक्र कर रहे हैं कि चिराग पासवान का जो ताकत दिखाया यूपी के अंदर और जिस तरह से 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती है वो कहीं ना कहीं आगामी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती। राहुल, आपने जो जिक्र किया कि चिराग पासवान का, आप देखिए, याद करिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पूरा चुनाव कैंपेन किया और लगातार वो कहते रहे कि हम जो है मोदी जी के लिए काम करते हैं और मोदी जी हमारे नेता हैं। और अगर हम 4 जून की बात करें, जब ये मतगणना संपन्न हुआ, उस पर उन्होंने पहला शख्स चिराग पासवान थे सहयोगी दलों में जिन्होंने स्पष्ट किया कि हम पीएम के साथ है, जबकि चर्चाएं चल रही थी इंडिया गठबंधन से कि होता है जेडीयू अलग हो सकती है, जेडीयू इंडिया गठबंधन जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान की जो बात अगर हम करें तो चिराग पासवान तीसरी बार सांसद बन के आए हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, मोदी मंत्रिमंडल में वो जगह पाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि जो बीजेपी की कोशिश ये होगी, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके जो विश्वास है उनका वो विश्वास जीता जाए जिससे कि वो लगातार बीजेपी के साथ बने रहें? क्या, क्योंकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत खुद नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। बिल्कुल राजीव जी, आप देखें 2014-2019 का कार्यकाल को याद करें जब बीजेपी के पास स्पष्ट मैंडेट था, लेकिन कई मौके ऐसे हुए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की बात करते थे और हमेशा बीजेपी कहती रही कि हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं। और ये 2024 निश्चित तौर पर अब एनडीए के सहयोगियों के सहारे ये सरकार चलेगी, लेकिन ये सहयोगी कोई बहुत नए है नहीं। आपको याद हो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इन लोगों ने काम किया, लेकिन अपने अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं एजेंडे होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों नेता अलग हुए। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी कामयाब हुई न सिर्फ नीतीश कुमार को अपने साथ लाने में बल्कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को भी पार्टी में जिस तरह से लाकर बीजेपी ने एनडीए के कुनबे को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि इस बार जो बहुमत 293 का है वो ये दिखाता है कि एनडीए पे कहीं ना कहीं देश की जनता ने भरोसा व्यक्त किया है और ये एनडीए के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए एक साथ आगे बढ़ेगी। अब देखना है कि मंत्रिमंडल में किस तरह से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को बीजेपी साधती है और कैसे जो है अपने सहयोगियों और अपने नेताओं के बीच तालमेल बैठाती है, क्योंकि राजीव जी आप देखें कि सहयोगियों के कई बड़े चेहरे जैसे अनुप्रिया पटेल की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार के कई बड़े नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो या कहीं, उनको किस तरह से पार्टी के अंदर जगह दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी को अपने नेताओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी बीजेपी कैसे सम्मान देती है। क्या देखें, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा थे, उनको हटाया गया, उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, वो जीत कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, उनको लोकसभा का चुनाव दिया गया और ऐतिहासिक बड़े मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। अब उनको कैबिनेट में कैसे लाया जाएगा? यानी बीजेपी को न सिर्फ सहयोगियों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देनी है बल्कि अपने नेताओं को भी कहीं ना कहीं सम्मान देना होगा, क्योंकि अब देखना है कि कैसे समीकरण फिर बैठते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से, इस बार फिर वो तीसरी बार जीत कर जा रहे हैं। राहुल जी, जैसे राजीव जी ने पहले बोला आपसे राजीव जी ने कहा, राहुल जी
कि चूक उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली है। आपको राजीव जी ने बात बोली, क्या आपको लगता है ये बात भी बड़ी चर्चाओं में चल रही है कि दो लड़कों ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया? दो लड़के की बात हो रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। आपको ये बात जो चर्चाओं में चल रही है आपको कितनी सही लगती है? बिल्कुल, निश्चित तौर में इसको जो अगर कोई बेहतर कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के अंदर पेश की है, इसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें, चुनाव से पहले बीजेपी दावा कर रही थी 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तमाम एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने अपना भरोसा व्यक्त किया। और जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और 6 सीटें कांग्रेस को देकर एक बड़ा बहुमत यानी आधे से ज्यादा 43 सीटें देकर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने उनके जो मुद्दे उठाए, उन्होंने चाहे महंगाई का मुद्दा उठाया, चाहे अग्निवीर का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो युवाओं का साथ और प्रदेश के लोगों को उनको साथ मिला है। अब आने वाले दिनों में कैसे बीजेपी इन तमाम मुद्दों से अपने को बाहर निकालेगी, यानी एक जो राजनीतिक मुद्दे के तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठे हैं, उससे कैसे बीजेपी पार पाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। और दूसरा, जो मैंने कहा कि अब बीजेपी को उन चेहरों की तलाश है जो न सिर्फ विकास की गति को आगे लेकर जाएंगे बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी बेहतर साधेंगे और जातिगत समीकरण में जिनका चेहरा फिट बैठता है, ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और मोदी 3 जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। आपको याद हो 2014-2019 का भी जो कार्यकाल है, कई बड़े फैसले हुए, चाहे नोटबंदी का हुआ हो या फिर जीएसटी लाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 हटे। अब सवाल यही कि 2024 में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी सभाओं में करते रहे। जी ठीक है राहुल जी, बिल्कुल आपका रुख करेंगे। इस वक्त रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, हमने देखा चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पर योग्यता पर अगर हम सवाल करें तो देखा है चंद्रबाबू नायडू की भी सीट यहाँ पर शामिल है एनडीए गठबंधन के अंदर। चंद्रबाबू नायडू, जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक में बैठे थे और जिस तरह से उनको जब चयन किया गया था तो उनके साइड में चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, किस तरह से वो एक दूसरे से मिले थे सबने देखा था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इस बार योगदान अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कोई खास जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे विधानसभा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और आपको ये बताया कि जो एलाइज है एनडीए के, चाहे बात कर लीजिए आप जेडीयू की, चाहे बात कर लीजिए टीडीपी की, चाहे बात कर लीजिए एलजेपी की, ये लंबे समय से एलाइज है बीजेपी के और एनडीए में ये लोग शामिल हैं और बीजेपी इनके साथ काम पहले भी कर चुकी है। और चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते हैं क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने अलग रास्ता अपनाया, अलग गए वो, और बुरी तरीके से चुनाव वो हार गए आंध्र प्रदेश में। लेकिन इस बार जो है उन्होंने एक बार फिर से उन्हें लगा कि अगर हम एनडीए में आते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, बीजेपी के साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट कुछ बेहतर होगा। और ये देखने को मिला कि आप देखिए कि पूरी तरीके से विधानसभा की बात कर ले तो वहां पे क्लीन स्वीप करके बीजेपी और टीडीपी, अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां भी बेहतर प्रदर्शन किया है, 16 सीट लेके आए टीडीपी लेके आई है। लेकिन जो चीजें हैं, चंद्रबाबू नायडू तत्काल जो बने हुए हैं एनडीए के साथ, वो एनडीए में बने रहेंगे। इसका उन्होंने बार बार कहा है कि हमें जो मैंडेट दिया है एनडीए के साथ काम करने के लिए मैंडेट दिया गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि हमें जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर चलना और बड़े भाई की भूमिका में रहना है। और आज का अगर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की अगर आज की जो पूरा रूटीन आप देखिए, सुबह में वो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं राजघाट में जाके महात्मा गांधी को नमन करते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पे वो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो 34 दलों से ज़्यादा दलों को एक साथ लेकर वो चले, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा मिलती है बीजेपी को, कहीं नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिलती है कि गठबंधन धर्म को कैसे निभाना है और गठबंधन में जो अपने तमाम जो सहयोगी हैं उन्हें कैसे लेकर आगे चलना है। उसके बाद वो कहाँ गए, वहाँ गए कि जो हमारे जो वीर जो है जो शहीद हुए हैं उनको नमन किया उन्होंने जाकर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी टेम्परामेंट को समझते हैं और इसीलिए ये सवाल है कि आपने सभी दलों की बात करी, सभी एनडीए की जो दल हैं उसके अंदर सबकी बात करी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करा जा सकता है? जिस तरह से हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है, वो कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी इस पार्टी के अंदर होते हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में एनडीए के साथ टिके रहेंगे? देखिए, रूही, जो राजनीति है ना उसे संभावनाओं का खेल माना जाता है। हर आदमी, हर राजनीतिक दल, हर पॉलिटिशियन अपना अपना देखता है कि उसको कहाँ पे फायदा हो रहा है, कहाँ घाटा हो रहा है। आप
भरोसे की बात चल रही है। जिस तरीके का टेम्परामेंट है नीतीश कुमार का, अगर आप देखें जो एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की, उनका जिस तरह से उनके साथ जिस तरह से उन्होंने वक्त बिताया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि तत्काल की बात करें, तत्काल नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकती हैं, आप गठबंधन है, गठबंधन धर्म जब तक आप निभाइएगा, जब तक अपने सहयोगियों को साथ लेकर आप चलेंगी तब तक वो आपके साथ है। और राजनीति में कहीं परमानेंट का सवाल नहीं होता है। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पहले भी जोड़ी बनी, लोग चुनाव में बुरी तरीके से ये हारे, गठबंधन टूट गया, फिर से गठबंधन बनी। तो निश्चित रूप से लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर ये कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन को लंबा चलाया जाए, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के लिए ज्यादा फायदेमंद है बनिस्पत की इंडिया गठबंधन में जाने से। वजह ये हो सकती है जो जिस तरीके के नतीजे देखे गए इस बार 2024 में, तो नरेंद्र मोदी के सभी दलों की बात मानेंगे, जो उनको चाहिए वो नरेंद्र मोदी उनको देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी का अपना टेम्परामेंट है और नरेंद्र मोदी का अपना टेम्परामेंट है। अगर ये सोच रहा हो कोई गठबंधन धर्म के निभाने के चक्कर में कि वो बीजेपी को झुका लेगी, तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगियों से यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो भी आपका बनता है आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन कई ऐसे मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, अगर हम बात कर ले तो वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, इन तमाम जो मंत्रालय वो बीजेपी के पास रहेंगे। एक सवाल ये भी आ रहा था क्या लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी सहयोगी को दिया जा सकता है, तो ये नहीं दिया जाएगा, वो बीजेपी के पास ही रहेगा। बीजेपी ने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं। राजीव जी की जो इन्होंने बात बोली, आप कितनी सहमति रखते हैं इस बात से कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार सिर्फ मोदी के हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखें नीतीश कुमार की जो राजनीति को नज़दीक से देखते और समझते हैं, हालांकि नीतीश कुमार जरूर उनकी विश्वसनीयता पे कई सवाल उठे और जिस तरह से बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए वो आरजेडी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन गए, उसको लेकर बहुत किरकिरी हुई और बहुत ज़्यादा दिनों तक नीतीश कुमार वहाँ रह भी नहीं पाए और दोबारा अपने पुराने जो नेचुरल अलायंस जिसको बीजेपी कहती है कि ये नेचुरल अलायंस है, क्योंकि बहुत लंबा, जैसा कि आपने देखा एनडीए की बैठक में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया हो, जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया हो जो जेडीयू से थे, और ऐसे चाहे बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया हो, उन्होंने कहा कि ये जो बड़े नेता थे इन्होंने एनडीए को सींचा है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि एक नेचुरल अलायंस है और ये एनडीए का बड़ा महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू रहा। लेकिन जरूर नीतीश कुमार की नाराजगी कुछ अवसरों पर रही जिसका खामियाजा उनको खुद भी भुगतना पड़ा और कई एक गंभीर चेहरा नीतीश कुमार के साथ जो अगर रूही हम बात करें तो शायद बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये लगता है, भले नीतीश कुमार के नाम पर दल बदलने वाले नेता के तौर पर रही हो, लेकिन नीतीश कुमार एक साफ छवि के नेता हैं। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं है और कहीं ना कहीं जिस बिरादरी की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं वो वोट बैंक हमेशा नीतीश के साथ रहा, चाहे वो एनडीए का हिस्सा रहे हो या इंडिया गठबंधन के। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन दूसरी जो सबसे अहम चीज है नीतीश कुमार के लिए वो ये है कि जहां परिवारवाद का आरोप नेताओं पर लगता रहता है, नीतीश कुमार ने आज तक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, जो कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी ये मानी जाती है। राहुल, आपसे ये सवाल था हमारा कि एक तरफ जहां परिवारवाद का आरोप तमाम नेताओं पे लगता रहता है, पार्टियों में लगता रहता है। बिल्कुल राजीव जी, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार के अंदर दिखती है, एक तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का और दूसरा परिवारवाद का जो आरोप बीजेपी तमाम नेताओं पर राजनीतिक दलों पर लगाती है, कम से कम नीतीश कुमार पर ये आरोप भी नहीं है। यानी नीतीश कुमार अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं किया और ना ही 30 सालों का लंबा इतिहास रहा नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में कोई भ्रष्टाचार का
आरोप नीतीश कुमार पर अब तक नहीं लगा। तो बीजेपी को शायद ये सूट करता है और बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार एक भरोसेमंद साथी रहे हैं। 2-3 अवसर अगर छोड़ दे, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हुए या फिर बीजेपी के कोई नीतियों से नाराज होकर उन्होंने जरूर एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले वो एनडीए का दामन थामा उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह से बिहार में चुनाव के दौरान सभाओं पर जिस तरह से आम लोगों के सामने जो अपनी बातें रखी कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे, और एनडीए के बैठक में जिस तरह से मोदी के कामों की सराहना की और साफ तौर पर कहा कि वो जो भी फैसला लेंगे यानी जेडीयू और नीतीश कुमार उनके साथ खड़े होंगे। अब देखना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे संतुष्ट करती है, क्योंकि जैसा राजीव जी ने आपने भी कहा कि जो बड़े विभाग हैं जिससे सीधा सरोकार कहीं ना कहीं बीजेपी का रहा है पिछले 10 सालों में, चाहे गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, और एक सड़क एवं परिवहन मंत्री, जिस तरह से नितिन गडकरी ने न सिर्फ परिवहन पर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश में डेवलप हुआ, जिसकी सराहना हर तरफ होती है, वो विभाग भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। तो अब देखना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये वो लोकतंत्र के पर्व की जब हम बात कर रहे थे, तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का 3.0 वर्जन देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ मंत्रिमंडल विस्तार होगा 7:15 पर वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी डिबेट में इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर राजीव जी का जुड़िया बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर रूही खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।